स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे कैसे जनहित के मुद्दे की जो हर बार कहीं ना कहीं आप हम सबको सामना करना पड़ता है। बात हम राजस्थान की जयपुर राजधानी है, जहां सरकार से लेकर ब्यूरोक्रेसी तमाम दल वहीं बैठते हैं। किसी भी प्रदेश की राजधानी में, देश की राजधानी की बात करें, बारिश का पानी कैसे निकले और निकल भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ भरा है वहाँ कहीं आपकी मौत का गड्ढा तो नहीं है। इसको लेकर चर्चा करेंगे। पहली बार ऐसे हालात नहीं बनते हैं कि आपको ड्रेनेज सिस्टम से रूबरू होना पड़े या उससे दो चार के आगे बढ़ना पड़े। कहीं गड्ढा मिल गया तो आपकी जान जोखिम में जा सकती है। उसका जो खतरा है वो आप ही को उसका रिस्क उठाना पड़ेगा। कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ियां अगर गड्ढों में समा भी जाएं तो कोई कहने वाला नहीं है, ना किसी की जिम्मेदारी फिक्स है। आम भाषा में इसे भ्रष्टाचार का खेल भी कहा जाता है। और ये लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि सीवरेज लाइन डाली या कोई पानी की लाइन डाली, बारिश आई, पहले उसमें बैठ गई, कोई दंपति जा रहे थे, कोई बाइक सवार जा रहे थे या कोई रिक्शा जा रहा था, वो उसके अंदर चला गया। बाद में पूछो कि जिम्मेदारी किसकी है, कुछ नहीं। ज़्यादा हल्ला मचेगा, मीडिया मचाएगा तो एक चार्जशीट या नोटशीट सर्व की जा सकती है, जिस पे आप जवाब दे दीजिए आराम से। जिस कमरे में चार्जशीट दी जाती है उसी कमरे में रिजल्ट भी दे दिया जाता है कि चले इसमें ये लिख दो आप। ये तभी हो सकता है जब सैया बहे कोतवाल तो डर काई का, उस तरह की चीज़ें हैं। बड़ी अचंभे और आश्चर्य की बात होती है कि जिम्मेदार कोई है ही नहीं। टैक्स पेयर्स का पैसा है, डेवलपमेंट के नाम पे उड़ाया जा रहा है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है दोनों ही दलों से कि अगर आप पार्षद भेजेंगे तो वाकई पार्षद किसी भी निगम, पालिका, परिषद की एक ऐसी कड़ी होती है कि जनता सबसे पहले उसी को टटोलती है, उसको संभालती है। कोई अपने जोन के मुखिया के पास में नहीं जाता। वो देखते हैं कि पार्षद साहब यही दिन देखने थे। हमारे साथ गोविंद छिपा जी भाजपा से हैं, भरत मेघवाल जी कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में हैं। मैं भरत आपके पास में आना चाहूँगा। मैंने पहले ही कहा कि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा, मैं सालों से देखता आ रहा हूँ। बारिश का पानी गिरता है, ये समझ में बैठता है कि चलिए कोई बात नहीं, पानी रुकता नहीं, धीरे धीरे निकल जाएगा, लेकिन पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं। ये तो आगे का इफेक्ट होगा कि मच्छर काटेंगे, मलेरिया होगा, उसका तो अलग ट्रीटमेंट कराएंगे आप लोग, वो भी ओरिजिनल होगा कि नहीं होगा भगवान भरोसे है। लेकिन गड्ढे, उसके बीच जान चली जाती है, नाले उफान पे होते हैं, कोई बह करके चला जाता है। सब क्या है, कोई जिम्मेदार है इसका? देखिए, जिम्मेदारी तो जो ले रखी है इस प्रदेश सरकार ने और निगम ने ले रखी है, और जिम्मेदारों के एक ही काम है कि आंख तो यूं बंद करके मेयर साहिबा बैठी हैं, मुख्यमंत्री जी कान बंद करके बैठे और अधिकारी मुंह बंद करके बैठे। ये स्थिति है। ये तो चलिए पहली बार का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से यही हालात देखने को मिलते हैं। मैं ये मानता हूँ योगेंद्र जी, एक पार्षद होने के नाते हम पार्टी कि अगर हम देखें, अगर एक आंतरिक कलह को इनकी छोड़ दें, और मैं एक पार्टी लाइन से हटकर भी अगर बात कहूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी कुर्सी पर बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी जनता के जो भी परेशानियां उसका समाधान करे। हमें पहले से, आजकल तो फोरकास्ट होता है, सारी चीज़ें हमारे सामने होती है, हमें पता है कि पूर्व मानसून आने वाला है, नालों की प्रॉपर सफाई हो जानी चाहिए थी, सीवर के अंदर से मलबे निकल जाने चाहिए थे। लेकिन हमें देखने को क्या मिल रहा है कि लगातार जब से जयपुर के अंदर बारिश में, खासकर अगर जयपुर की राजधानी की हम बात करें, तो लगातार जब से जयपुर में बारिश का दौर शुरू हुआ, हमारी माननीय महापौर महोदया जी है जिन्होंने एक दिन भी जाकर ग्राउंड पर रियलिटी चेक ये नहीं किया कि क्या नाले प्रॉपर साफ हुए हैं, क्या अधिकारियों ने ग्राउंड पर जाकर देखा है, क्या सीवर लाइन प्रॉपर साफ है, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। अभी जो खड्डे हैं, कलेक्टर महोदय ने आदेश दे दिया, और ये पहले से चलता आ रहा है कि जुलाई या जैसे ही मानसून शुरू होता है तब से लेकर अगस्त या सितंबर तक आप खड्डे नहीं खोद सकते प्रायर अप्रूवल ऑफ कलेक्टर। उसके बावजूद भी लगातार खड्डे खोदे जा रहे हैं, उन खड्डों को बंद करने का काम नहीं किया गया। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी निगम की है। जनता की क्या जिम्मेदारी है? जनता की आज जिम्मेदारी ये हो गई है कि जनता खुद अपनी सुरक्षा करे, जनता खड्डों को ध्यान रखे। टैक्स दे रही है जनता, टैक्स का तो इनको फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि वो तो जनता के खून पसीने से चूसना है इनको अपने कार्यालय बनाने हैं। 6 महीने निगम के रह गए और महापौर महोदया जी अलग ले जाकर 6-6.5 लाख का कार्यालय बना रही हैं कि साहब वास्तु दोष मिटेगा। अरे वास्तु दोष तो आप नाले साफ कर दो तो मिट जाएगा,
बेसमेंट में मिट्टी भरने से बेहतर था कि नालों में से मिट्टी निकाल ली जाती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो राउंड करे थे लास्ट ईयर, आपको ध्यान हो, द्रव्यवती नदी पे किए थे, झालाना डूंगरी पे किए थे, अलग अलग जगह जाकर करे। क्या देखा हमने? मुहाना में कार धंस जाती है, यहाँ पे गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास दो इतना बड़ा खड्डा हो जाता है, दोनों जगह जहां कोई सुध लेने वाला नहीं है। जेडीए, पीएचडी और नगर निगम के अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं कि ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, ये मेरी सड़क नहीं है, लाइन कोई और बिछा रहा है। सरकार नाम की चीज इस प्रदेश में है नहीं, अफसरशाही हावी हो रखी है और इसी का परिणाम है कि जनता परेशान हो रखी है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए थी, निगम को जमीन पर उतरना चाहिए था और हालात देखने चाहिए थे। अजमेर रोड हो जाइए, डीसीएम हो जाइए, मुहाना मंडी, सांगानेर। सुबह मैं राजा पार्क की तरफ से गया, वहां राजा पार्क में नालियां उफान पर है, छोटी सी वहां नालियां बह रही थी सिर्फ आधे पौन घंटे की बारिश में। आप सोचिए अगर पूरे दिन भर बारिश हो जाए तो ट्रैफिक की क्या हालात होगी। हमने एक दिन स्मार्ट सिटी के ऊपर यहाँ डिबेट की थी, क्या जयपुर इस स्मार्ट सिटी के लिए हम देख रहे हैं कि 1 घंटे की बरसात में आप सिविल लाइन से एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते? तो सरकार कर क्या रही है? जिम्मेदार जवाब दिलवाता हूं मैं, जवाब दिलवाता हूं। चलिए, बात सरकार वर्तमान के पाले में बोल डाली है भरत मेघवाल जी ने, और मैं कह रहा हूं कि लंबे समय से ये हालात चले आ रहे हैं। एक दूसरे के पाले में बोल डाल भी देंगे तो जनता को राहत नहीं मिलेगी इससे। गोविंद छिपा साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। आप सरकार में, निगम में आपका बोर्ड है, इस वजह से जिम्मेदारी आपकी बनती है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। और मैं उस आरोप प्रत्यारोप में मैं इस बहस को उलझाना भी नहीं चाहता या चर्चा को नहीं उलझाना चाहता। कुछ होना चाहिए, आप लोग अपनी पीड़ा जाहिर करिए कि हाँ वास्तव में ये प्रॉब्लम है और उससे हम सब लोग सबको फेस करना पड़ रहा है। नहीं योगेंद्र जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि न तो ये डिबेट तेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ, मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ, उसकी है, और जिम्मेदारी चूंकि सरकार में हम हैं, नगर निगम में भी हम हैं, सरकार में भी, राज्य सरकार में भी हम हैं, इसलिए जिम्मेदारी हमारी है। और हम इसमें क्या काम कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक बानगी प्रस्तुत कर देता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो जनता को परेशानी है वो हो रही है निश्चित रूप से। मुझे भी अभी आने में 1-2 जगह परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप इस बात को मानेंगे कि जो प्यासी राजस्थान की धरती है, आप इसको भजन लाल जी का पग फेरा तो अच्छा मानेंगे कि कम जब से वो आए हैं कि बरसातें अच्छी हो रही हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखना चाहें, मौसम का लुत्फ उठाने लोग जा रहे हैं, कहीं फंस भी जाते हैं, कहीं उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, ऑफिस जाने वालों को भी। ये एक पक्ष है। सरकार क्या कर रही है इसमें? देखिए, 650 नाले हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर में, वो पूरी तरह साफ किए हैं सर, हाँ हमारे बोर्ड ने। अब आप ये पूछ सकते हैं, आपका सवाल हो सकता है कि साहब जब अगर अच्छी तरह 650 नाले साफ हुए तो सर उसके अनेक कारण हैं। एक कारण ये भी है कि प्लास्टिक का कचरा बह के चला जाता है, उसमें जमा हो जाता है। एक कारण ये भी है कि अतिक्रमण जगह जगह पे हुए हैं। दूसरा और तीसरे चौथे कारण भी है कि जगह जगह पे अतिक्रमण, लोगों ने रिक्शे ठेले वाले जो खड़े कर रहे थे, पानी का बहाव है वो बह के नहीं निकलता है। तो एक पक्ष में एक ही काम नहीं हुआ है ये कहना, सोचना गलत है। दूसरी बात, हमारी सरकार ने 16 मई को एक मीटिंग की थी जिसमें सब जिला जितने भी संबंधित विभाग हैं, चाहे वो जल संसाधन है, चाहे वो मौसम है, स्वास्थ्य है, खाद्य है, सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि 15 जून तक सभी डिपार्टमेंट अपना अपना नियंत्रण कक्ष स्थापित कर देगा, जो स्थापित हो चुका है। जिला कलेक्टर को 20 करोड़ का फंड इक्विपमेंट खरीदने के लिए आवंटित है, वित्तीय स्वीकृति उसकी जारी हो चुकी है। बाढ़ बचाव के लिए प्रत्येक संभाग स्थान है उस पर 20-20 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी है, और जो शेष जो उसके जिले बच गए हैं 10-10 लाख की स्वीकृति जारी है। SDRF नॉर्म्स के तहत अगर किसी को कोई हानि होती है, चाहे जन हानि होती है, चाहे पशुधन की हानि होती है, चाहे किसी और प्रकार का, उसके लिए SDRF के नॉर्म्स के तहत जो भी है उसको सहायता राशि दे है उसको दी जाएगी। इसलिए ये कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये कहना गलत है। फिर भी जो जनता को परेशानी है हम उसको निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं। सौम्या जी निरंतर, ये मेरे भाई आप इस तरह का आक्षेप लगाते हैं, अच्छा नहीं लगता। आपकी भी महापौर है वो, सौम्या जी निरंतर बैठकें करती हैं, फील्ड में भी रहती हैं। फिर भी अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो हम जिम्मेदार हैं, आप हमें बताइए, हम उसको चुस्त और दुरुस्त करने का काम करेंगे। योगेंद्र, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाई हैं कि 3600 कुछ करोड़ रुपए का ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्लान बना था। अगर वो आता तो जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो सकता था। जयपुर का विस्तार अब तो और ज़्यादा, ये जो हम बात कर रहे हैं 2004-05 के आसपास की कर रहे हैं, जब ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए बाकायदा एक फर्म को हायर किया गया था और उसने कहा तो हाथ खड़े कर दिए गए कि इतना पैसा तो नहीं आ सकता। स्मार्ट सिटी
पे कुछ ऐसा फोकस किया जाना चाहिए था कि आपकी ज़रूरत क्या है? चकाचौंध से ज़्यादा आपको नहीं लगता है कि बेहतर होता है कि कड़वे सच से हम रूबरू होते हैं, इसे हम दुरुस्त करते? देखिए, मैं मेरी शुरुआत 1727 से क्योंकि जयपुर की जब नींव रखी गई थी, जयपुर को बसाया गया था, और पुराने लोग ये भी बताते हैं कि जयपुर में ड्रेनेज ऐसा था कि 5 मिनट की बारिश भी अगर होती थी तो पानी निकास होकर पानी बह जाता था और पानी सड़कों पे या फिर बाजारों में जमा नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से अतिक्रमण बढ़े, अवैध निर्माण बढ़े और बेतरतीब जो विस्तार हुआ जयपुर का, पूरी सेप बदल गई, सेप बिगड़ गई, मास्टर प्लान धरे रह गए, और यही खामियाजा पूरी जयपुर की जनता जो आबादी के अनुसार बढ़ी है, 50 से 60 लाख जो आबादी बढ़ी है, वो बेतरतीब जिस तरह से बिना प्लानिंग के लोग अलग अलग कॉलोनियों में गए, लेकिन सरकारों का भी ध्यान उस तरफ गया नहीं। और आज स्थिति ऐसी है कि धीरे धीरे, हालांकि बीच में अगर पृथ्वीराज नगर की बात करें, उत्तर दक्षिण की बात करें या फिर आउटर एरियाज की बात करें, तो वहां आप बता नहीं सकते कि वो राजधानी है या फिर कोई ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि वहां स्थिति ऐसी होती है। 2 दिन पहले ही मुआना क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनी थी कि वहां से JBVNL की लाइन डाली गई और 2 दिन बाद ही वहां गाड़ियां पार्क थी, अब वो जमीन में धंस गई। तो ऐसी स्थितियां हैं, ये राजधानी है। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का पैसा स्मार्ट सिटी के मद यहाँ खर्च हो चुका है। और बात जिस तरीके से 2004-05 में जो लगभग 3600 करोड़ रुपए का एक ड्रेनेज का एक प्रपोजल तैयार किया गया था, बड़ी स्थिति ऐसी है कि सरकार ने उस जो ड्रेनेज के लिए जो प्रपोजल बना था, JDA ने बनाकर भी दिया था, लेकिन सरकार उसके लिए जो लोन मिलना था उसके लिए गारंटी भी सरकार नहीं दे पाई। हालांकि उस काम को 3-4 फेजों में करवाना था, आखिरी में जाके केवल 200 करोड़ का एक फेज बना था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति आपने देखी किस तरीके से सीकर रोड की स्थिति बनती है, गड्ढे होते हैं, लोग गड्ढों में गिरते हैं। पूरी राजधानी के आउटर एरियाज में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये राजधानी है या फिर कोई आउटर क्षेत्र, लेकिन धीरे धीरे जनप्रतिनिधियों का जो मैं दबाव एक बात है। जानना चाहूंगा, स्मार्ट सिटी में क्या वाकई बहुत अच्छे प्लान लेकर के आई थी केंद्र सरकार, लेकिन उन शहरों से जैसे अजमेर को लिया इन्होंने, जयपुर को लिया, तो जयपुर से पूछा जाना चाहिए था कि यहाँ मूल ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम दुरुस्त कर सकें। मुझे लगता है कि सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सिस्टम। ट्रैफिक सिस्टम स्मार्ट सिटी में था, उसके तहत बसें भी खरीदी गई, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पे फोकस कर सकते बजाय एक चकाचौंध या आपके गेट पे इतना पैसा लगाया उससे ज़्यादा। देखिए, केवल शुरुआत का अगर एक प्रपोजल तैयार किया गया था जो कि स्मार्ट सिटी को बनाकर जयपुर की तरफ से भेजा गया था, लगभग जयपुर में ही 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट था पहले साल में, लेकिन इसमें केवल स्मार्ट सड़कें, केवल जो किशनपोल बाजार वाली और चांदपोल बाजार वाली स्मार्ट सड़कें थी वो बनकर तैयार हुई, लेकिन वो भी अधूरी रही। जब स्मार्ट सिटी का काम कंप्लीट हुआ, देखिए प्रपोजल बनते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट होने में कितनी परेशानी आती है। चांदपोल बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट रोड भी बनी, लेकिन आज भी चांदपोल में अगर 5 मिनट से 10 मिनट बारिश होती है तो चांदपोल बाजार और यहाँ किशनपोल में भी पानी की स्थिति बनती है। यानी जिस तरीके से भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं उनकी ना तो मॉनिटरिंग हो पाती है, और यहाँ तक कि बड़ी चौंकाने वाली बात यह होती है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो विकास का दावा तो करते हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के अनुसार, अपने वार्ड के अनुसार वो वहाँ, क्योंकि अवैध निर्माणों को भी हटाया जाता है, तमाम चीजें आती हैं, लेकिन पॉलिटिकली इंटरफेयर जब इन चीजों में आ जाता है तो विकास अवरुद्ध होता है। और यही स्थिति है कि राजधानी इतनी बड़ी है, इतना पैसा यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है, लेकिन विकास की योजनाएं तो वैसे की वैसे मुंह बाहें खड़ी हैं। तो विकास पर तो कोई यहाँ मंथन होना चाहिए, ताकि राजधानी, जो कि जब जयसिंह ने जयपुर को बसाया तब उस दौरान इतना स्मार्ट शहर दिया था, और आज देख के लोग उसी के बहाने यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ जब जाम में फंसते हैं, बाजारों में, रिक्शा में लोग फंस जाते हैं, गड्ढों में लोग गिरते हैं, पर्यटन गिरते हैं, तो यहाँ की जो छवि है वो सबके सामने जाती है, धूमिल हो रही है छवि। और सरकारें जो योजना बनाएंगी और उसके कब एजुकेशन होगा, लेकिन मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक वेस्टेज के कारण हमारी सरकारों को और हमारी जनता को बहुत इसमें तकलीफ उठानी पड़ती है। जो मुख्यतः है, चाहे वो सीवर रुकने का काम हो, चाहे वो नाले रुकने का काम हो, चाहे और वो सड़क पे जो कचरा बह के जाने का काम हो, उसका मुख्य कारण प्लास्टिक है। सरकारें तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लास्टिक मुक्त भारत जो 1 जुलाई 2022 से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उस पर हम अगर थोड़ा सा, मैं सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि इसमें अगर हम ध्यान दे लेंगे तो शायद हमारी खुद की समस्याएं कम होंगी। जी चलिए, ये बात तो मैं मानता हूं। देखिए गोविंद जी, लेकिन एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, जहां पे मुझे लगता है कि आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी, सभी पार्षदों की और सभी जनप्रतिनिधि और जो भी जिनकी भी जिम्मेदारी है। आप ये बताइए कि आज तक, मैं विधानसभा मुझे ध्यान है और
गहलोत साहब की सरकार थी, सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष थे, किसी का सवाल था भाजपा और कांग्रेस के दोनों के विधायकों का कि आपका आज तक कोई प्लान नहीं बना। एक शहर के मुख्य मार्ग पे पहले सीवरेज के लिए, फिर गैस के लिए, फिर बीएसएनएल के लिए, फिर पानी के लिए, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। और फिर क्या करते हैं कि सड़क बनाएंगे तो उसमें जहाँ से कट मारते हैं बस सिर्फ उस लीरा बना करके छोड़ देंगे। जो मोहाना के अंदर आप स्थिति देख सकते हैं, दूसरी जगह देख सकते हैं, वो सड़क में प्रॉपर तरीके से उसकी जो मिट्टी होती है उसको रिफिल नहीं करते हैं, क्योंकि पानी छोड़ा ही नहीं जाता है। ऊपर से उस पर रोलर चलाते हैं, पानी आती है, धीरे धीरे रिसाव करके वो जमा हो जाती है। क्या लगता है आपको कि वास्तव में ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी सरकार की जिम्मेदारी हो, किसी और की जिम्मेदारी हो। ये अगर आप लोग पहचान भी पाते हैं तो कोई मजबूरी है जिसकी वजह से अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ। ये सीधा एक भ्रष्टाचार का खेल है, क्योंकि लापरवाही है। टेंडर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि सड़क में अगर गड्ढे होंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। आज तक किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर लोग मर भी जाते हैं। छोटा सा उदाहरण, भाजपा कार्यालय के पास में चौमा हाउस सर्कल पर ऑटो रिक्शा अंदर चला गया। मुहाना के अंदर 10 कारें समा रही हैं उसमें खाई में, गजब हो रहा है। तो छिपा साहब, तकलीफ नहीं होती? हम इस प्रदेश के, इस शहर के एक नागरिक पहले हैं, उसके बाद में हम पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। नहीं, ये अब देखिए, अब फिर वो वाली बात आ जाएगी कि साहब आप कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो। ये जरूरत ही नहीं है सर। ये सड़कें बनी कब है, किसके शासनकाल में बनी है? और गहलोत सरकार के तो अपने संसदीय कार्य मंत्री ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, आपने बहुत अच्छा विषय, अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुए सड़क निर्माण भ्रष्टाचार, उनके संसदीय सचिव कन्हैया लाल जमल ने की। देखिए मैं कटिंग भी लेके आया हूँ। तो ये इनकी सरकारों के समय में जो बनी हुई सड़कें, उनका हाल है। देखिए आप अभी की सड़कों का भी हाल है यही। तो आप देखिए, फिर मैं वो घूम फिर के आता हूँ ना। देखिए निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन की कमी है। अब ये कोई आज से कोई कोऑर्डिनेशन कमी होगी ऐसा नहीं है, पर सरकारों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जब भी कोई घटना दुर्घटना घटती है तो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है, और निश्चित रूप से इस पर काम किया जाना चाहिए। और हमारी सरकार इस पर काम करेगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। एक सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है। सिस्टम देखिए आज से नहीं चल रहा है। आप देखिए कि जब हम आदर्श नगर में रहते थे तो मिट्टी के टीबे हुआ करते थे। आज देखिए कि वहां पे आमागढ़ पूरी बस्ती बस गई है। उसमें सारी सरकारों को आप बोल लीजिए, इनकी सरकारें भी रही, हमारी भी सरकार रही, एक दिन में नहीं बस गई वो। और आज वहां देखिए वो लापरवाही का एक सिंबल है, वो सिंबल है, और हटा नहीं सकते आप। किसी की ताकत नहीं है वहां से को हटा दे। नहीं, देखिए सरकार अगर अपनी पे आ जाए तो बड़ी बड़ी बस्तियां खाली वो अपने पे नहीं आएंगे सर, बिल्कुल सही है। ये तो मेरे ध्यान है सर, मेरे ध्यान है यहाँ पे। एक फिर भी एक इच्छा शक्ति है, और एक इतना बड़ा मास को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना ये आसान काम भी नहीं है, ये भी आप मानते हैं जी। बच्चे भी चलिए, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब ये इस तरह की चीजें देखते हैं, सड़क बनती है, कोई जाकर के पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे पांव से सड़क उखड़ रही है? मैं वो जानना चाहता हूँ। उसमें तकलीफ नहीं होती है? पैसा आपका भी है, मेरा भी है, हमारे पैनलिस्ट का भी है, सब जो टैक्स का पैसा देते हैं। हमें ये लगता हो कि चलो यार मेरे तो 150 रुपए का टैक्स कटा होगा, नहीं, लेकिन आप सोच के चलिए कि कितना पैसा लगता है, और मस्त होते हैं। आप ये देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जिसमें कंस्ट्रक्शन, खरीदारी, ऐसी कोई चीज़ों, उसके टेंडर फटाफट होते हैं और बिल भी तुरंत पास होते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए, सड़क अगर धंसती है तो उस सड़क से हादसे का शिकार वो अधिकारी भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, और वो व्यक्ति भी होगा जो जिसने बिल्कुल टैक्स नहीं दिया है। इसलिए टैक्स दिया है इसलिए सड़कें, ऐसा नहीं है। सड़क तो अच्छी होनी ही चाहिए, और जिम्मेदारी इस पर यह है कि जो 3 साल का जो प्रावधान है, जो एक ठेकेदार की जो भी कोई ठेकेदार सड़क बनाता है उसके 3 साल की जिम्मेदारी होती है। और इसलिए 3 साल तक अगर उस सड़क को कुछ भी डैमेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिम्मेदारी में क्या होता है कि उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, या उसको दंडित, उसको। चलिए भरत, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। समय थोड़ा कम है, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। होना क्या चाहिए? आप लोग देखते हैं कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं या महसूस करते हैं कि आप लोग कि हाँ वास्तव में सड़कें टूट रही हैं, या गड्ढे, नई सड़कों के अंदर नीचे से पानी जा रहा है, सड़क के नीचे पानी और बैठ जाती है, व्हीकल जाती है। मानता हूँ, देखिए ये एक रेगुलर वर्क है, खासकर नगर निगम का। हम जो बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात कर रहे हैं, अगर रेगुलर वर्क पर अधिकारी अपना ध्यान दे दे तो सारे काम सही तरीके से हो सकते हैं। इसमें मैं आप कह रहा हूँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। लास्ट ईयर लगातार ओपन बोरवेल में लोगों के बच्चों के गिरने की एक परंपरा चल गई थी, और काफी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। नहीं, मतलब घटना घटित होने मतलब चली लग गई थी, वो आए दिन गिर रहे थे।
तब जिस तरह का माहौल बना, तो हमसे भी फ़ोन करके अधिकारियों ने ये पूछा कि आपके एरिया में कोई ओपन कुएं हैं क्या, ओपन बोरवेल है क्या, या ओपन कोई स्पेस है क्या। हमने उसके बारे में बताया, उसके बाद वो सब ठंडे बस्ते में चले गए और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी तरीके से अधिकारी कर रहे हैं। अगर अधिकारी ग्राउंड पर आ जाए, जनप्रतिनिधियों को साथ ले ले और एरिया का अगर राउंड काट ले कि ऐसे कौन से एरिया है जहां दुर्घटना होने पर कोई ना कोई चीजें हो सकती है, उसको प्रोएक्टिव होकर पहले से ही रोक लिया जाए, नालियों की प्रॉपर सफाई की जाए, वीडियोग्राफी की जाए, पेमेंट को रोका जाए जनप्रतिनिधियों के, और जो लोकल एरिया जो जहां जहां सफाई हो रही है वहां के रेसिडेंट से अगर आप वहां पर ले ले उनसे कि भाई यहां प्रॉपर काम हो गया, अगर आपके घर के बाहर से नाली साफ हुई है तो आपसे एक लेटर लिया जाए कि क्या आपके घर के बाहर से नाली प्रॉपर साफ हुई या नहीं हुई, तो देखिए काम कितना स्मूथली होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब इन्होंने जो आंकड़े तो नए सिस्टम के तहत आप तो पार्षद हैं दोनों, गलियों की तो सफाई बंद हो गई, वो तो किसी अलग बात करूंगा नहीं है मैं। ना, अभी तो जो मुझे चिंता दिखाई देती है कि किसी का भी करंट आ रहा है पानी के अंदर, मर गया कोई लेना देना नहीं। ओहो, बहुत दुखद घटना हुई। हम मृतक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें उचित स्थान, इससे काम चल जाएगा। उस घर का पता करिए कितनी दहशत होती है, क्या तस्वीर पेश करते हैं हम कि उस शहर के अंदर तो करंट ही आ जाता, लोग मर जाते हैं। कार्रवाई नहीं है ना। देखिए अभी सदर थाने में एक ने फांसी खाई, आपने निलंबित कर दिया, क्या आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? जितने अधिकारी है, अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए आप, अधिकारी अपने आप लाइन पर आने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा योगेंद्र जी, तभी तो अधिकारी आंख मूंदकर, कान मूंदकर और मुंह चुप करके बैठे हुए। उन्हें पता है बरसात का मौसम चला जाएगा, फिर सब रोना धोना बंद हो जाएगा। चलिए योगेंद्र, मैं निचोड़ के लिए आपके पास में आना चाहूंगा। अब लगता क्या है चर्चाएं इसी तरह से चलती है, कोई गंभीरता आपको स्पेशली जाके भी आए, जयपुर की बात करें, पूरे प्रदेश के शहरों का हाल यही है, लेकिन चलिए हम जयपुर से बात करते हैं। तो कोई गंभीरता नजर आई कि जेडीए के अंदर, हाँ लोग विचार कर रहे होंगे कि सड़कें धंस रही हैं, कि निगम में आपको कोई लगा हो कि बहुत चिंतित हैं? देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन चिंताएं केवल क्योंकि जनता से जुड़े होते हैं जनप्रतिनिधि, वो सवाल उठाते हैं। और चाहे यहाँ जयपुर शहर के जो आउटर एरियाज़ हैं जहाँ पर है, वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो संबंधित डिपार्टमेंट के पास जाते भी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ड्रेनेज की जिस तरह से बात चल रही थी, विश्व पर्यावरण दिवस पर आरआईसी में कार्यक्रम चल रहा था और राजस्थान के जो मुखिया हैं भजनलाल शर्मा, वो खुद बता रहे थे कि चौंकाने वाली, देखिए उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हर साल एक ही सड़क है, हर साल उस पर लेयर चढ़ाई जाती है, वो पानी घरों में आता है और सड़क ऊंची हो जाती है। अगर मुखिया इतनी बड़ी बयान दे रहे हैं तो ये सवाल है जेडीए और निगम और ऐसी एजेंसियों पर कि क्या केवल, और आप बता रहे थे कि 3 साल की लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज क्या हर साल सड़क बन रही है और उससे सारा सिस्टम जो है पानी के निकास का वो फेल हो गया है। तो ये राजधानी का अगर दृश्य ऐसा है तो बाहर जो दूसरे जगह है वहां क्या स्थिति बनती होगी, तो विचारणीय विषय है और इस पर चिंतन करने की। चलिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आदमी का जीवन इतना सस्ता मत बनाइए, बहुत मुश्किल से वो जन्म लेता है और ईश्वर कुछ सोच समझ के उसे भेजता है। लेकिन ऐसे गड्ढों में हाथ पांव तुड़ाने के लिए और जान देने के लिए अगर हम दे रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसा तो जीवन ही बेकार है, कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसे जन्म लेने की। और जिनकी जिम्मेदारी उन्हें वास्तव में समझना चाहिए, जीवन को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं जीवन से इस वजह से जोड़ रहा हूँ कि इंसान को भुगतना होता है, कहाँ सड़क में धंस जाए और क्या गड्ढा चला जाए। गुजर के थड़ी के पास की बात है, पूरा ब्रिज बैठ गया। शुक्र है कि उस वक्त कोई निकल नहीं रहा था वहाँ से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या फ्लो पानी का रहता है और क्या स्थितियाँ बन सकती हैं। मैं ऑटो का उदाहरण दे रहा था, मुहाना मंडी के पास में पूरी उसके अंदर कारें उसमें समाज करके चली गई। किसी का भी नुकसान होता है, उस पर क्या गुजरती है, इसका चिंतन करना चाहिए। केवल करप्शन से अपनी जेब नहीं भरनी चाहिए। मैं जेब भरने की और करप्शन की बात इस वजह से कहता हूँ और ताल ठोक के कहता हूँ। कोई दावा कर सकता है कि नहीं मेरे यहाँ पे नहीं, तो मुझे बता दें, मैं बता सकता हूँ कि कितने % तक कमीशन चलता है और उसी की वजह से पानी सड़कों के नीचे से निकलता है। और कब वो सुरंग फट जाए और बैठ जाए वो आपकी किस्मत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।